बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज हम कोरलिश सलेश हान सीरीज़ की 10वें किस्त पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ये किस्त तारीख़ के दो इंतहाई अहम और फ़ैसला किन लम्हात पर मुश्तमिल है। एक तरफ बरसा की तारीख़ी फ़तह और दूसरी तरफ उस्मान गाज़ी रहमता अल्लाह अलैह की वफ़ात, एक अहद का इख्तिताम और एक नई सल्तनत का आगाज़। ये किस्त हमें ये समझाती है कि हर फ़तह तलवार से नहीं होती और हर अजीम इंसान अपनी कामयाबी खुद नहीं देख पाता। सबसे पहले बात करते हैं बरसा की अहमियत की। बरसा इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मजबूत, महफूज और खुशहाल शहर था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि तिजारत का मरकज़, फ़ौजी किला और अनातोलिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी था। जो बरसा को कंट्रोल करता वो पूरे ख़ते पर असर रखता था। उस्मान गाज़ी रहमता अल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बरसा की फ़तह था, लेकिन कुदरत का फ़ैसला कुछ और था। जब बरसा फ़तह के करीब पहुंचा, उस्मान गाज़ी रहमता अल्लाह अलैह बुस्रे एलालत पर थे। वो खुद मैदान में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका ख्वाब जिंदा था। यहाँ से असल किरदार सामने आता है, औरहान गाज़ी। औरहान गाज़ी ने बरसा को फ़तह करने के लिए बराह रास्त जंग का रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने शहर पर हमला नहीं किया, खून खराबा नहीं किया, बल्कि एक खामोश मगर इंतहाई मुअस्सिर हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने बरसा की इनाज और रसद की सप्लाई बंद कर दी। शहर में दाखिल होने वाला इनाज रोक दिया गया, तिजारत मुनक़ता कर दी गई और शहर आहिस्ता आहिस्ता भूख की तरफ बढ़ने लगा। ये जंग तलवारों की नहीं थी, ये जंग सब्र, अक्ल और वक्त की थी। बरसा के अंदर हालात दिन बदन ख़राब होते गए। अवाम भौंकी, फ़ौज कमज़ोर और क़ियादत मायूस होती चली गई। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, उस्मानी जुल्म नहीं करते थे। यही वजह थी कि बरसा के लोगों ने लड़ने के बजाय खुद तस्लीम होने का फ़ैसला किया। सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि बरसा के हुक्मरान और नुमाइंदे, जिनमें कॉस्टो और देगर शामिल थे, खुद शहर की कंजियां लेकर आते हैं। ये कंजियां बग़ैर जंग के औरहान गाज़ी के हवाले की जाती हैं। ये मंज़र तारीख़ में बहुत कम मिलता है, जहाँ एक शहर बग़ैर एक तलवार उठे फ़तह हो जाए। यहाँ शाहीन शाहनदार और खां गाज़ी का किरदार भी सामने आता है, जिन्होंने इस पूरे अमल में सालिसी और इंतज़ामी किरदार अदा किया और बरसा को उस्मानियों के हवाले किया। ये साबित करता है कि उस्मानी सिर्फ फ़ातिह नहीं थे, बल्कि काबिल एतमाद हुक्मरान भी थे। अब आते हैं सबसे जज्बाती लम्हे पर। उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को बरसा की फ़तह की खबर दी जाती है। रवायात के मुताबिक ये खबर सुनकर उन्होंने सुकून का सांस लिया और कहा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उसी के कुछ इरसे बाद उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये एक मिशन की तकमील थी। उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाद कोई सोने का ताज नहीं छोड़ा, बल्कि एक वसीयत छोड़ी। इंसाफ को मुक़द्दम रखना, जुल्म से बचना, अवाम की खिदमत करना और इस्लाम को बुनियाद बनाना, यही वसीयत बाद में उस्मानी सल्तनत की पहचान बनी। उस्मान गाज़ी रहमता अल्लाह अलैह की ख्वाहिश के मुताबिक बरसा को उस्मानी रियासत का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया और उन्हें वहीं दफन किया गया। जिस शहर का ख्वाब देखा, उसी शहर में आराम फरमाया। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बरसा की फ़तह सिर्फ एक शहर की फ़तह नहीं थी, ये उस्मानी सल्तनत की हकीकी पैदाइश थी। ये किस्त हमें सिखाती है कि असल ताकत तलवार में नहीं, किरदार में होती है। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या बरसा की फ़तह तारीख़ की सबसे ज़हीन फ़तह थी? अगली किस्त में हम देखेंगे कि उस्मानी रियासत सल्तनत में कैसे तब्दील होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और याद रखें, कर लेंगे हाँ। पार्ट 2। नाज़रीन, अब हम इस बहस को मज़ीद गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि बरसा की फ़तह सिर्फ़ एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी नहीं थी, ये एक फ़िक्री, अखलाक़ी और सियासी इनक़िलाब भी था। बरसा के सुक़ूत के बाद सबसे पहला सवाल ये था, क्या उस्मानी इस शहर को लौटेंगे? क्या बदला लिया जाएगा? क्या खून बहेगा? लेकिन यहाँ तारीख़ का धारा बदलता है। औरहान गाज़ी ने वाज़ेह हुक्म दिया, आम शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी और जो लोग शहर में रहना चाहते हैं वो मुकम्मल आज़ादी के साथ रह सकते हैं। ये वो लम्हा था जब बरसा के अवाम ने महसूस किया कि हुक्मरान बदल गया है, लेकिन अदल आ गया है। यही वजह है कि बरसा की आबादी ने उस्मानी हुकूमत को सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि दिल से तस्लीम किया।
اب بات کرتے ہیں برسا کو دارالحکومت بنانے کے فیصلے کی۔ یہ فیصلہ محض جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ایک واضح سیاسی وژن تھا۔ برسا تجارت کے لیے بہترین مقام تھا، زرعی اعتبار سے مضبوط تھا اور فوجی لحاظ سے بھی محفوظ تھا۔ اورحان غازی نے یہاں نہ صرف انتظامی ڈھانچہ قائم کیا بلکہ تعلیمی، عدالتی اور مذہبی نظام بھی منظم کیا۔ یہاں مساجد بنے، مدارس قائم ہوئے اور عدالتیں انصاف کے لیے کھولی گئیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں عثمانی سلطنت کی عظمت کھڑی ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں عثمان غازی رحمہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کے منظرنامے پر۔ یہ ایک نازک مرحلہ تھا۔ ایک ریاست جس کی بنیاد ایک شخصیت پر تھی، اب اس شخصیت کے بغیر چلنی تھی۔ لیکن عثمان غازی رحمہ اللہ علیہ کی تربیت یہاں کام آتی ہے۔ اورحان غازی صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک مدبر حکمران تھے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے والد کی وصیت کو عملی شکل دینا شروع کی۔ انہوں نے واضح کیا، ریاست کا مقصد توسیع نہیں، انصاف ہے۔ طاقت کا مقصد جبر نہیں، تحفظ ہے۔ یہی سوچ عثمانی ریاست کو دوسری سلطنتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ برسا کے بعد عثمانیوں کی نظریں اب وسیع تر اناطولیہ پر تھیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی اصول اپنایا گیا، پہلے دعوت، پھر حکمت اور آخری راستہ جنگ۔ یہ وہ پالیسی تھی جس نے عثمانیوں کو محض فاتح نہیں بلکہ نجات دہندہ بنا دیا۔ سیریز کے اس حصے میں ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے، عثمان غازی رحمہ اللہ علیہ اگرچہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کا نظریہ زندہ تھا۔ یہ نظریہ اورحان غازی میں، ان کی فوج میں اور ان کی ریاست میں سانس لے رہا تھا۔ برسا کی فتح کے بعد عثمانی ریاست اب ایک قبیلہ نہیں رہی تھی، یہ ایک منظم، مستحکم اور باوقار ریاست بن چکی تھی۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتیں زمین سے نہیں، اصولوں سے بنتی ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر برسا فتح نہ ہوتا تو شاید عثمانی تاریخ وہ نہ ہوتی جو آج ہم جانتے ہیں، اور اگر عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس وقت نہ ہوتی تو شاید یہ پیغام اتنا واضح نہ ہوتا کہ مشن افراد سے بڑا ہوتا ہے۔ یہی پیغام اس قسط کا نچوڑ ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان غازی کس طرح عثمانی ریاست کو یورپ کے دروازوں تک لے جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور یاد رکھیں، مشکل ہے ہاں، لیکن ناممکن نہیں، کر لیں گے ہاں۔ پارٹ 3 ناظرین، اب ہم اس قسط کے اس پہلو پر بات کریں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے برسا کی فتح کے بعد عثمانی ریاست کی فکری اور عسکری سمت۔ برسا کی فتح کے ساتھ ہی عثمانیوں کو پہلی مرتبہ ایک مکمل شہری ریاست ملی۔ یہ قبیلائی طرز حکومت سے ریاستی نظام کی طرف ایک واضح قدم تھا۔ اورحان غازی نے یہ بات بخوبی سمجھ لی تھی کہ اب صرف بہادری کافی نہیں، اب قانون، نظم اور ادارے ضروری ہیں۔ اسی لیے برسا میں سب سے پہلے جو چیز مضبوط کی گئی وہ تھا عدالتی نظام۔ قاضی مقرر کیے گئے، شرعی عدالتیں قائم ہوئیں، اور یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ یہ وہ اعلان تھا جس نے برسا کے غیر مسلم عوام کو بھی عثمانی حکومت کے قریب کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں عثمانی فوج کی تنظیم کی۔ برسا کے بعد عثمانی فوج صرف قبائلی لشکر نہیں رہی، یہاں سے باقاعدہ فوجی نظام کی بنیاد پڑی۔ سپاہ کی تنخواہیں مقرر ہوئیں، نظم و ضبط سخت کیا گیا، اور فوج کو ریاست کے ماتحت کیا گیا، نہ کہ کسی فرد کے۔ یہی سوچ آگے جا کر ینیچری، جنیسریز جیسے اداروں کی بنیاد بنی۔ اب ہم آتے ہیں عثمان غازی رحمہ اللہ علیہ کے کردار کے تاریخی اثرات پر۔ عثمان غازی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو بادشاہ نہیں کہا، وہ خود کو غازی اور خادم سمجھتے تھے۔ یہی سوچ عثمانی حکمرانوں میں منتقل ہوئی، جہاں اقتدار کو ذمہ داری سمجھا گیا، اعزاز نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلاطین عیش و عشرت کے بجائے نظم و ضبط، سادگی اور قانون پر زور دیتے تھے۔ برسا کی فتح کے بعد عثمانی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر بھی پہچان ملنے لگی۔ آس پاس کی ریاستوں نے عثمانیوں کو اب ایک سنجیدہ طاقت سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں بازنطینی سلطنت کو یہ احساس ہوا کہ خطرہ صرف سرحدی نہیں بلکہ وجودی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ برسا کے بعد عثمانیوں کے خلاف سیاسی سازشیں بھی شروع ہوئیں، لیکن عثمانی حکمت ان سب پر بھاری رہی۔ سیریز کے اس حصے میں ایک اور گہرا پیغام بھی ہے، اور وہ یہ کہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی موت ریاست
के लिए कमज़ोरी नहीं बनी बल्कि ताकत बनी, क्योंकि एक मजबूत निज़ाम अफराद का महताज नहीं होता। औरहान गाज़ी ने अपने वालिद के मिशन को सिर्फ जारी नहीं रखा बल्कि उसे विसात दी और मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। यही वजह है कि उस्मानी रियासत अगले चंद इशरों में सल्तनत में तब्दील हो जाती है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो बरसा की फ़तह, उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात और औरहान गाज़ी का उरूज, ये तीनों वाक़यात एक ही कहानी के हिस्से हैं। एक कहानी जो हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी जंग जीतना नहीं बल्कि अमन कायम करना है। असल ताकत ज़मीन नहीं, निज़ाम है, और असल क़ियादत खुद के बाद भी ज़िंदा रहती है। यही पैगाम इस क़िस्त को आम तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक सबक बना देता है। अगली और आखिरी क़िस्त में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि उस्मानी रियासत यूरोप में कदम कैसे रखती है और तारीख़ का रख कैसे बदलता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और हमेशा याद रखें। कर लेंगे? हाँ। पार्ट तारीख बनेगी नाज़रीन। हाँ, अब हम कहानी के इस मोड़ पर आ चुके हैं जहां तलवार के साथ साथ रिश्ते भी तारीख लिखने लगते हैं। बरसा की फतह के बाद उस्मानी रियासत सिर्फ अस्करी ताकत नहीं रही बल्कि एक सियासी हकीकत बन चुकी थी। और जैसे जैसे रियासत मजबूत होती है वैसे वैसे दुश्मनी के तरीक़े भी बदल जाते हैं। यहाँ हमें खान गाज़ी और शाहीन शाह के ताल्लुकात को समझना होगा। शाहीन शाह, जो इस ख़त्े में बाज़ंतीनी असर व रसूख की अलामत था, ये बात जान चुका था कि अब उस्मानियों को सिर्फ जंग से रोका नहीं जा सकता। इसी पस मंज़र में उसकी बेटी अस्पूर खातून तारीख़ के मंजरनामे पर दाखिल होती है। अस्पूर खातून सिर्फ एक शहज़ादी नहीं थीं, वो सियासी फ़हम, बर्दबारी और तदब्बर की अलामत थीं। खां गाज़ी, जो उस्मानी क़ियादत के करीबी साथी थे, उन्होंने सबसे पहले ये तजवीज़ पेश की कि दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का रास्ता जंग नहीं बल्कि रिश्ता हो सकता है। ये वो लम्हा था जहाँ सियासत, सफ़ारत और मुस्तक़बल की सल्तनत एक नुक्ते पर आकर मिलते हैं। अस्पूर खातून के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था। वो जानती थीं कि ये निकाह सिर्फ दो अफराद का नहीं, दो नज़रियात का मिलाप होगा। और यही वो नुक्ता है जहाँ तारीख़ एक नया रख लेने लगती है। पार्ट 2 नाज़रीन, अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं जिसने आने वाली तारीख़ को बदल दिया। अस्पूर खातून का औरहान गाज़ी से निकाह कैसे और क्यों हुआ? ये निकाह किसी जंगी दबाव का नतीजा नहीं था, न ही कोई ज़बरदस्ती, बल्कि ये एक शऊरी, सोचा समझा और बावकार फ़ैसला था। शाहीन शाह ने जब अपनी बेटी से मशूरा किया तो अस्पूर खातून ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इस रिश्ते से खूनरेज़ी रखेगी? जब जवाब हाँ में मिला तो अस्पूर खातून ने इस रिश्ते को कबूल किया। औरहान गाज़ी के बारे में उनकी तहकीक वाज़ेह थी, एक ऐसा रहनुमा जो वादा निभाता है, जो इंसाफ को ताकत से ऊपर रखता है और जो दीन और रियासत दोनों में तवाज़ुन रखता है। यही वजह है कि ये निकाह महज सियासी इत्तेहाद नहीं बना बल्कि बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम हुआ। निकाह सादगी से हुआ, बग़ैर किसी जाह व जलाल के, क्योंकि उस्मानी रवायत में सादगी ही वक़ार थी। ये वो लम्हा था जहाँ एक शहज़ादी ने तारीख़ का हिस्सा बनने का इंतख़ाब किया, न कि इक़्तिदार का, और यही इंतख़ाब उस्मानी रियासत के लिए खामोश मगर मजबूत फ़तह साबित हुआ। पार्ट 3 नाज़रीन, अब सवाल ये नहीं था कि ये निकाह हुआ या नहीं, बल्कि ये था कि इसके असरात क्या हुए। अस्पूर खातून और औरहान गाज़ी की ज़ोजा बनने के बाद सिर्फ महल की ज़ेनत नहीं बने बल्कि रियासती उमूर में दानिश और मशूरे का ज़रिया बने। उनकी मौजूदगी ने बाज़ंतीनी हलक़ों में उस्मानी रियासत के बारे में खौफ कम और एतमाद ज़्यादा किया। खां गाज़ी ने इस पूरे अमल में पल का किरदार अदा किया जो दो दुनियाओं को आपस में जोड़ रहा था। ये निकाह उस्मानी तारीख़ का पहला बड़ा सियासी व सफ़ारती इत्तेहाद था जिसने ये साबित किया कि उस्मानी तलवार से पहले दिल जीतने पर यकीन रखते थे। आने वाली क़िस्तों में हम देखेंगे कि यही इत्तेहाद किस तरह उस्मानियों को मज़ीद इलाक़ों तक रसाई देता है और किस तरह यूरोप के दरवाज़े आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें निकाह नामों से भी जीती जाती हैं, और यही वो हिकमत है जिसने उस्मानी रियासत को रियासत से सल्तनत बनाया। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये इत्तेहाद को नए सियासी चैलेंज को जन्म देता है और तारीख़ एक और मोड़ कैसे लेती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और याद रखें, हिकमत हाँ, सब्र हाँ, सल्तनत हाँ, कर लेंगे हाँ।
अगला हिस्सा तकरीबन 28 मिनट का तफसीली स्कर्पेट। नाज़रीन, अब हम कहानी के इस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां एक निकाह सिर्फ ख़ानदानी रिश्ता नहीं रहता बल्कि तारीख़ की समत मुतय्यन करने वाला फ़ैसला बन जाता है। अस्पूर खातून और ओरहान गाज़ी के निकाह के बाद उस्मानी रियासत और बाज़ंतीनी हलकों के दरमियान एक खामोश मगर गहरी तब्दीली शुरू हो चुकी थी। ये वो तब्दीली थी जो तलवारों की आवाज़ के बग़ैर हुदूद बदल रही थी। अस्पूर खातून जब उस्मानी दरबार में दाखिल हुए तो वो सिर्फ शाहीन शाह की बेटी नहीं थीं बल्कि अपने साथ बाज़ंतीनी सियासत की गहरी समझ और दरबारी नफ्सियात का तजर्बा भी लाएं। ये बात बहुत अहम है कि उस्मानी तारीख़ में ख़वातीन का किरदार हमेशा पस्से पर्दा नहीं रहा और अस्पूर खातून इस रवायत की एक मज़बूत मिसाल बनकर सामने आती हैं। ओरहान गाज़ी निकाह के बाद सिर्फ एक फ़ातिह या हक्मरान नहीं रहे बल्कि एक ऐसे रहनुमा के तौर पर अभरे जो सफ़ारत, रिश्ते और ताकत तीनों को तवाज़ुन में रखना जानता था। यही वो मकाम है जहाँ खान गाज़ी का किरदार मज़ीद नुमायाँ हो जाता है। खान गाज़ी ना मुकम्मल तौर पर उस्मानी दुनिया के थे और न ही बाज़ंतीनी निज़ाम के। वो दोनों के दरमियान एक पल थे, एक मुतरजम थे, एक सियासी ज़हन थे जो आने वाले ख़तरात को पहले भांप लेता था। खान गाज़ी ही थे जिन्होंने ओरहान गाज़ी को यह मशूरा दिया कि अस्पूर खातून को सिर्फ मलका का मकाम न दिया जाए बल्कि उनकी राय को रियासती फ़ैसलों में शामिल किया जाए। ये मशूरा उस्मानी सियासत में एक नया बाब खोलने वाला साबित हुआ। अस्पूर खातून जल्द ही ये समझ गईं कि उस्मानी रियासत की असल ताकत इसकी फ़ौज नहीं बल्कि उसका नज़्म, उसका इंसाफ और उसके हक्मरानों की सादगी है। उन्होंने ओरहान गाज़ी को बाज़ंतीनी दरबार के इन तरीक़ों से आगाह किया जहाँ बज़ाहिर अमन होता है लेकिन अंदरूनी साजिशें रियासत को खोखला कर देती हैं। यही वजह थी कि बरसा के बाद उस्मानी दरबार में सिक्योरिटी, खफिया मालूमात और सियासी इत्तेहादों पर ख़ास तवज्जो दी जाने लगी। यहाँ हमें एक अहम निक्ता समझना होगा। ये निकाह उस्मानियों को कमज़ोर नहीं कर रहा था बल्कि उन्हें सियासी तौर पर बालग बना रहा था। बाज़ंतीनी इशराफिया में इस निकाह के बाद दो तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए। एक तबका वो था जो उसे उस्मानियों की फ़तह समझता था और दूसरा वो जो उसे एक मौक़े मानता था उस्मानी रियासत को अंदर से समझने का। और यही वो मकाम था जहाँ अस्पूर खातून का किरदार इंतहाई नाज़ुक हो जाता है। वो एक तरफ ओरहान गाज़ी की शरीकी हयात थीं और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी दुनिया की बेटी। ये तवाज़ुन कायम रखना आसान नहीं था लेकिन तारीख़ गवाह है कि अस्पूर खातून ने इस तवाज़ुन को इंतहाई वक़ार के साथ निभाया। उन्होंने कभी अपने वालिद शाहीन शाह के मफादात को उस्मानी मफादात पर तरजीह नहीं दी और न ही उस्मानी राज़ों को बाज़ंतीनी हलकों तक पहुँचने दिया। यही वो किरदार है जो उन्हें सिर्फ एक सियासी दिलहान नहीं बल्कि एक तारीख़ी शख्सियत बनाता है। ओरहान गाज़ी इस वक्त उस्मानी रियासत को यूरोप की सरहदों के करीब ले जाने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। नकिया, अज़नक और दीगर इलाक़ों पर नज़र थी। यहाँ अस्पूर खातून की मालूमात इंतहाई कीमती साबित हुईं। उन्हें मालूम था कि कौन सा किला सिर्फ दीवारों से मजबूत है और कौन सा अंदर से कमज़ोर हो चुका है। ये वो हिकमत थी जिसने उस्मानियों को गैर ज़रूरी जंगों से बचाया। खान गाज़ी इस तमाम अमल में ओरहान गाज़ी के लिए स्ट्रेटेजिक मुशीर बन चुके थे। वो बार बार यही कहते नज़र आते हैं, हर फतह मैदान जंग में नहीं होती। यही जुमला इस दौर की सियासत का निचोड़ बन जाता है। नाज़रीन, यहाँ एक जज्बाती पहलू भी है जिसे नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। अस्पूर खातून के लिए ये आसान नहीं था कि वो अपने माज़ी, अपनी शनाख्त और अपने बचपन की दुनिया से आगे बढ़कर एक नई तारीख़ का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने शिकायत के बजाय ज़िम्मेदारी का रास्ता चुना। यही वजह है कि उस्मानी दरबार में उनकी इज़्ज़त सिर्फ मलका के तौर पर नहीं बल्कि एक दाना औरत के तौर पर की जाती थी। वक्त के साथ साथ ये निकाह उस्मानी रियासत के लिए एक गैर एलानिया सफ़ारती माहिदा बन गया। बाज़ंतीनी सरहदों पर कशीदगी कम होने लगी और उस्मानियों को अंदरूनी तंजीम मजबूत करने का वक्त मिला। ये वो महलत थी जिसने आने वाली फतूहात मुमकिन बनाए। ओरहान गाज़ी जानते थे कि ये सुकून आर्जी है, लेकिन हर आर्जी सुकून मुस्तक़बल की बड़ी तैयारी के लिए होता है। इसीलिए उन्होंने फ़ौजी इस्लाहात, इंतज़ामी ढांचे और कानूनी निज़ाम पर मज़ीद तवज्जो दी। अस्पूर खातून इन इस्लाहात की खामोश हामी थीं। वो जानती थीं कि मज़बूत रियासत जज्बात से नहीं, इदारों से बनती है।
ناظرین، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں عثمانی تاریخ ایک واضح موڑ لیتی ہے۔ یہاں سے آگے عثمانی ریاست صرف اناطولیہ کی طاقت نہیں رہتی، بلکہ یورپ کے دروازے پر دستک دینے والی قوت بن جاتی ہے۔ اور اس تبدیلی کے پیچھے صرف تلوار نہیں، بلکہ ایک نکاح، ایک عورت کی دانش اور چند لوگوں کی حکمت بھی شامل ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ میدان جنگ میں نہیں بنتی، کبھی کبھی خاموش فیصلے سب سے بلند آواز ثابت ہوتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ یہی اتحاد کس طرح عثمانیوں کو نکیا اور ازنق کی طرف لے جاتا ہے، اور کس طرح بازنطینی سلطنت حقیقی خطرہ محسوس کرنا شروع کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمیشہ یاد رکھیں، حکمت ہو تو سلطنت بنتی ہے، صبر ہو تو تاریخ بدلتی ہے، اور نیت صاف ہو تو کر لیں گے۔ ہاں،